नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी। और आज हम बात करेंगे जिस तरह से देश और तमाम प्रदेश की सरकारें कोरोना संकट से लड़ रही हैं। हम सब भी आपको यह बताएंगे कि लॉकडाउन जरूर इस देश में हुआ है, लेकिन हम इंडिया वाले झुकने वाले नहीं हैं। लॉक जरूर हुए हैं, लेकिन डाउन नहीं होंगे। और आज कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। तमाम प्रदेशों की हम आपको हर एक जानकारी देंगे और यह भी आपको बताएंगे कि आपके प्रदेश में किस तरह से आपकी सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपको इस परेशानी से निकालने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है, जिसकी अंतिम तारीख 14 अप्रैल को खत्म हो रही है। खबर है कि इसे 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते में लॉकडाउन हुआ तो जितना जरूरी लोगों को बचाना है, उतना ही जरूरी देश की अर्थव्यवस्था को बचाना भी है। इसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको बताएंगे हर एक प्रदेश की किस तरह की स्थिति बनी हुई है। यह भी आपको बता दें कि 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबका साथ सबका विश्वास हासिल करने की कोशिश की, उससे भी कई सारे संकेत मिल रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में कुछ जरूरी सेवाओं को धीरे धीरे खोला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम लोग कोई भी पब्लिक फंक्शन न करें, आयोजन अपने घरों में रह करके अकेले करें। ऐसे ही बैसाखी का कार्यक्रम है, कोई भी पब्लिक फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना का एक ही उपचार है, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। इसका अनुपालन हर हाल में हो, इसको हम लोग इसको लागू कर सकें। तो एक चौथा, इसके बारे में एक और चीज़ है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती का कार्यक्रम पड़ेगा। तो उनकी पावन जयंती के अवसर पर सभी मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से, सभी जनपदों से इस बारे में कहा गया है कि कार्यालय में केवल अकेले ही पुष्पांजलि का कार्यक्रम अपने वहां पर आप लोग करेंगे, या अपने घर में इस आयोजन को, कोई आयोजन नहीं होगा, लेकिन उनके फोटो पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो जाए, इसके बारे में करेंगे। पब्लिक फंक्शन कोई न हो, इसके बारे में अपील हर स्तर पर जारी होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था कि आगामी पर्व और त्यौहार हैं, जैसे 23 अप्रैल से रमजान के कार्यक्रम पड़ेंगे। हम लोगों की अपील होगी, सभी जितने भी मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन सभी से और सभी धर्म गुरुओं से भी मेरी अपील होगी कि कोई पर्व और त्यौहार पब्लिक फंक्शन न हो, कोई सामूहिक आयोजन न हो, क्योंकि ये आयोजन बीमारी और संक्रमण को बढ़ा सकता है। इस दृष्टि से इसके बारे में भी किया गया है। इसके साथ ही सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा गया है। तो अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं आपके लिए। सरकार हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त में कदम उठाने वाली है। आपको यह भी बता दें, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, सभी को एक संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और यह भी अब कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर उतारने के लिए भी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो मोदी सरकार ने क्या कुछ अहम कदम उठाए हैं, यह भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। कंट्रोल रूम बनाकर नियमित निगरानी की जा रही है। किसानों की समस्या को लेकर खुद नरेंद्र सिंह तोमर आगे आए हैं। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है। फसलों की कटाई में कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कृषि उपज खेत के पास ही बिक जाए, यह व्यवस्था हो। फसल को ले जाने के लिए राज्य और अंदर तक व्यवस्था की जाए। फसल को ट्रकों से ले जाने की व्यवस्था हो। आगे बुआई भी होनी चाहिए, जिससे तमाम चीजों को देखते हुए व्यवस्थाएं धीरे धीरे की जा रही हैं। फसल की कटाई, बुनाई से संबंधित और बिकाई से संबंधित तमाम कोशिश की जा रही है।
चाहे वो मशीनरी हो उसका खास ख्याल रखा जा रहा है, चाय के बागानों का किस तरह से वहां से सप्लाई की जाएगी, वहां से खरीदारी होगी, हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था ये भी आप जान लीजिए। पंचायत और ग्रामीण स्तर पर भी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, किसानों की भीड़ न लगे, इसका विशेष ख्याल रखा है। 5000 से ज्यादा खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं और भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले में भी गेहूं की खरीदी की गई है। ये भी आगे कोशिश की जाएगी 30 अप्रैल के बाद इसको और आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ सरकार 15 अप्रैल से गेहूं के समर्थन मूल्य पर भी काम शुरू करने वाली है। योगी सरकार ने भी कुछ अहम कदम उठाए हैं। रबी की फसलों की कटाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में छूट दी गई है। उर्वरक की दुकानें खुली रहेंगी और भी कोई अहम चीजें हैं। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के सामने है। उनकी फसल उनके सामने है, कटाई की व्यवस्था करनी है, सरकार को जो समर्थन मूल्य है उस पर फसल को खरीदना है। योगी सरकार ने भी किसानों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। तो आपने देखा कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं राज्यों में हो रही हैं और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है कि किसानों की खड़ी फसल कैसे खेत से मंडी तक पहुंचे और उनकी फसल को खरीदा जाए। उनके पास जो कटाई के उपकरण नहीं है वो कैसे उन तक पहुंचे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को आप ये बताइए और हमारे तमाम जो सहयोगी चैनल्स हैं वो भी आपको सुन रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करेंगे आप ये मरकज और जमात के जो लोग थे, मरकज से निकलकर आए थे, उन्होंने तो आपको मुश्किल में डाल दिया है। जी, उसके बारे में आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। सब जगह इस बात की चर्चा भी हुई और एक निसंदेह बड़ा गैर जिम्मेदारी का काम उन लोगों ने किया जिन्होंने ऐसे समय जब बंदिश लगी हुई थी वो आयोजन किया। यहाँ का जो संक्रमण हुआ कटघोरा में अभी जो चल रहा है उसमें 14 तारीख को मरकज से जुड़े हुए लोग जो निजामुद्दीन गए थे वो 16 की संख्या में लौट के आए थे और उसके बाद एक बच्चा, एक युवा फैजान करके जिसका नाम था, वो संक्रमण में पाया गया। टेस्टिंग जब चल रही थी तो वो संक्रमित पाए गए। ट्रेसिंग जब हम लोगों ने की तो ये जानकारी लगी कि वाकई में ये फैजान तो मरकज में वहां गया ही नहीं था, वो निजामुद्दीन गया ही नहीं था। और जितने लोग निजामुद्दीन गए थे वो टेस्टिंग में आए। 16 लोगों की हम लोगों ने टेस्टिंग कराई थी, उसमें एक ही लड़का पॉजिटिव पाया गया था। 12 लोग वहां पर गए थे निजामुद्दीन और लौट के आए, वो 12 के 12 वो नेगेटिव निकले। और ये कामठी से युवक ये कामठी से आया गोंदिया, और गोंदिया 14 तारीख को आके जब ग्रुप लौटा, ये 11 तारीख से गोंदिया की वहां पर मस्जिद में इन लोग रुके हुए थे। 14 तारीख को इनके साथ वो भी साथ होके आ जाता है कटघोरा में, और उसके माध्यम से, क्योंकि वही पॉजिटिव पाया गया, उसके माध्यम से आज 23 लोग कटघोरा में प्रभावित हो गए। तो ये नाम जरूर है कि ये बैकग्राउंड ये चल रहा था कि वहां के लोग आए, और निसंदेह और देश के अन्य जगहों पे जो लोग निजामुद्दीन गए थे वो भी प्रभावित हुए और उन्होंने बहुत लोगों को ये कोरोना का वायरस दिया। हमारे प्रकरण में ये बात जांच में सामने आई कि ये गए नहीं थे, ये खुद ही नहीं गया था जो संक्रमित था, और हम लोगों को परेशानी में जरूर उस बच्चे ने डाल दिया। वो ठीक होके चला भी गया वापस कामठी। हम लोग अब यहाँ की स्थिति का सामना कर रहे हैं और लोगों की टेस्टिंग भी व्यापक कर रहे हैं और उनको लाके इलाज के लिए भी ला रहे हैं। सिंहदेव साहब, कहा यह जा रहा है, विरोधी कह रहे हैं कि आप ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वो मेहमान हो, मेहमान नवाजी कर रही है आपकी सरकार, सख्ती नहीं बरती आपने, नहीं तो ये कटघोरा की वजह से आप कटघरे में नहीं होते। उन लोग को आके यहाँ जनता का विश्वास जीत लेना था तो यहीं बैठे रहते, वही सरकार में रहते। अब यहाँ के मतदाताओं ने एक मौका दिया कि हम लोग वहां पर काम करके देखें, और
सख्ती किससे बरतते, जबकि वहां तक मालूम ही नहीं था। जो साथी ऐसा कर रहे हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि इस समय भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी सरकार दिल्ली में है और दिल्ली की पुलिस ने वहां पर कार्यक्रम होने दिया। मैं आगे इस लाइन पे बात नहीं करना चाहूंगा। आपने पूछा तो मैं एक बार इसका जवाब दे दे रहा हूं, वरना अगर कोरोना के संबंध में गंभीर बात करनी है तो मेरे को शामिल करिए, और अगर ये पार्टी बंदी और इसका इल्जाम उसका इल्जाम, तो मेरे को माफ कर दीजिए। मेरे नहीं को सिंहदेव साहब हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक बयान आए हैं वो आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जनता जानना चाहती है। सिंहदेव साहब, हमारा मकसद ना तो हम पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, और आपसे हम विनम्र कह रहा हूं, हम बहुत विनम्रता से, मेरे को ऐसे कार्यक्रम में सिंहदेव साहब मत करिए। मैं आपको पूरा कान पकड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं आपके। सिंहदेव साहब, मैं आपसे पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि मेरा कोई मकसद नहीं है आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए। आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सिंहदेव साहब, आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, माफ करिएगा, आप शायद समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को समझ भी कम है। नहीं सिंहदेव साहब, मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। सिंहदेव साहब, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो तो सुन लीजिए आप। इसमें माफ करेंगे, मैं भाग। सर, मैं आपसे राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र में सरकार बैठी हुई है, वो मदद तो करें। चलिए, कोरोना का संकट है और इस तरह के संकट भी आएंगे, और हमारा कोई मकसद नहीं है कि इस वक्त राजनीति हो, लेकिन जाहिर है क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है और हम सवाल पूछते रहेंगे, और हम पूरी विनम्रता से पूछ रहे हैं। हमारा कोई आरोप लगाने का इरादा नहीं था। हमारे कुछ खास मेहमान और जुड़े हैं। मृदुल, बिल्कुल, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। इस समय MLB भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, वाइस चांसलर हैं KGMU के, और किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो कोई सा भी राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो, हर एक अपडेट ग्राउंड के हम आपको देंगे। जगदीप संधू इस समय एसोसिएट एडिटर जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास हम जा रहे हैं, उनके पास कुछ अहम जानकारी इस वक्त है। जगदीप, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज पंजाब के पटियाला से बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें आई थी। जिस तरह से कुछ लोगों ने पंजाब पुलिस के एक ASI और उनके साथियों पर हमला किया था, जिसने पूरे देश में ये तस्वीरें गई थी। लेकिन शाम होते होते एक राहत की खबर यह है कि करीब 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस ASI जो है हरजीत सिंह, उनका हाथ जो है उसको स्टिच कर दिया गया, और इसमें करीब 14 डॉक्टर्स की टीम लगातार उन्होंने ऑपरेशन किया। जो पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता थे, उनकी ओर से पहले ही जो PGI के जो डायरेक्टर है डॉक्टर जगत राम, उनको एक रिक्वेस्ट की गई थी कि हमारा पेशेंट जो पटियाला से मूव करेगा, और करीब 1 घंटे में उसको PGI चंडीगढ़ लाया गया। और अभी राहत की खबर है कि जो दिन भर आज खबरें आती रही पटियाला से, जिस तरह से हाथ काटे गए, और उसके बाद जो गुरुद्वारे में रेड हुई, वहां से 39 लाख कैश मिला, बहुत सारे हथियार मिले हैं। तो शाम होते होते राहत की खबर यह थी कि जो उनकी हालत बिल्कुल ASI की खतरे से बाहर है, और उम्मीद करें कि अगले 24 घंटे तक काफी अच्छी उनकी हालत हो जाएगी। जी जगदीप, ये एक विचलित करने वाली तस्वीर है। पहले हमने देखा कि डॉक्टरों पर इंदौर में पथरा हुआ था, और अब पंजाब पुलिस के ASI का हाथ काटने की हिमाकत। भले ही ये कोरोना से जुड़ा मामला ना हो, लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही थी कि इस वक्त मेंटेन करना जरूरी है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर कुछ माफिया जो है वो इस वक्त जो है वो अपने काम कर रहा था, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे और भी मामले हो। तो ये खतरनाक संकेत नहीं है? जी बिल्कुल, हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन में जो एक ड्रग सप्लाई लाइन थी वो टूट चुकी थी, और अब जो लोग हैं जो इस तस्करी में है, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से जो एसेंशियल पास मिले हुए एसेंशियल सर्विस से, उसकी मदद से वो जा रहे थे ड्रग सप्लाई करने, और ये भी हमने देखा कि पुलिस ने उनको पकड़ा है। फिलहाल आज पंजाब के CM जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, शाम होते होते उनका एक और वीडियो मैसेज आया, और उन्होंने सख्त जो लफ्जों में पंजाब के लोगों को अपील किया कि अगर आप
पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। अगर आप पुलिस पर हमला करेंगे तो आपका जो कर्फ्यू में जो थोड़ी बहुत डील गई है उस पर भी पुलिस और सख्त होगी। और पुलिस के भी हौसले काफी बुलंद है, जिस तरह से सीएम ने साफ संकेत दिए, क्योंकि बहुत ऐसे भी तस्वीरें आई थी कि पंजाब पुलिस ने बहुत सख्ती की थी और उसके बाद सीएम को कहना पड़ा था कि लोगों पर लॉ एंड ऑर्डर तो जरूर मेंटेन करें लेकिन कानून के दायरे में। लेकिन आज सीएम की ओर से एक मैसेज गया है कि जो भी लोग ऐसी हरकत करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी लोग कर्फ्यू में रूल्स तोड़ेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब फिलहाल 12 लोग जो उनको पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ 307 जो है उसकी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका जगदीप संधू, तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। एमएलबी भट्ट, वाइस चांसलर केजीएमयू के भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले एमएलबी भट्ट साहब, अभी तक केजीएमयू में हम देखें तो सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, मरीजों का पहुंचना वहां पर जारी है। अभी क्या वहां पर पीपीई किट्स, मास्क, डॉक्टर्स की संख्या, पूरी व्यवस्था आप ठीक मान रहे हैं या थोड़ा सा और उसमें सुधार होना चाहिए? हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जो व्यवस्था कोविड-19 के खिलाफ तैयार की गई है वो प्रदेश में ही नहीं देश में एक अग्रणीय व्यवस्था है। और यहाँ पर 200 आइसोलेशन के बेड्स, 200 कमरों की व्यवस्था की गई है, 850 क्वारंटाइन बेड्स की व्यवस्था की गई है। फीवर क्लिनिक प्रतिदिन चलाई जा रही है जहाँ स्क्रीनिंग करने के बाद ट्रायल सिस्टम में पेशेंट को भेज करके वहां पर यदि आवश्यकता होती है तो थ्रोट स्वाब या नेजोफेरिंजियल स्वाब लिया जाता है, जिसकी की जांच 12 घंटे में लैब के माध्यम से आ जाती है। हमारी लैब प्रदेश की ही नहीं पूरे देश में एक अग्रणी लैब है जहां 400-500 सैंपल प्रतिदिन देखे जाते हैं और उनकी जांच की प्रक्रिया 12 घंटे में पूरी कर दी जाती है, जबकि मानकों के अनुसार कम से कम 24 घंटे लगना चाहिए। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जो भट्ट साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपके राज्य से ही एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसको मैं देख लेता हूं। मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं और आपने जो कहा है हम उससे इत्तेफाक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और क्योंकि इसको कोरोना को हराना है। विनोद, आपके पास क्या जानकारी आ रही है इस वक्त? देखिए, बड़ी जानकारी ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक की है अपने मंत्रियों के साथ, उसमें तय कर दिया है कि लॉकडाउन जो 14 को खत्म होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सेवाएं जो है उसको बहाल की जाएगी। खासतौर पर जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री जो है अपने दफ्तरों में 15 तारीख से लगातार बैठेंगे। जो उनके स्टाफ है वो भी रूटीन वो भी ऑफिसर्स आएंगे। हालांकि उसके लिए थोड़ी सिस्टम की बात की गई है। कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उनको रूटीन वाइज लाया जाएगा। उनके स्टेप बाय स्टेप वाइज जो उनके स्टाफ के लोग हैं वो भी ऑफिसर्स आएंगे। विशेष सचिव से ऊपर जितने भी अधिकारी हैं वो भी अपने दफ्तरों में बैठेंगे, वो भी कामकाज संभाल लेंगे 15 से। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रालय का काम जो है वो 15 से शुरू हो जाएगा। 4 समितियां बनाई गई हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य निर्माण का कार्य देखेंगे। जो भी ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो शुरू किया जाएगा। साथ ही ऐसे साइट्स जहां पर मजदूर रहते हैं, कुछ संख्या में मजदूर रहते हैं और वहां पे काम होता है, खास करके जो सरकारी भवनों का निर्माण हो या सरकारी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको 15 से शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था जो है वो शुरू की जाएगी और शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व की जिम्मेदारी जो है वो सुरेश खन्ना को दी गई है और तय किया गया है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्री है उत्तर प्रदेश में वो भी शुरू कर दी जाए। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी अपने जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं उनके विभाग की उसको शुरू किया जाए। इसके अलावा जो बड़ी जो आम पब्लिक के लिहाज से बेहतर खबर हो सकती है वो ये है कि ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स जो है वहां पे आप खाना बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जो थे वो सब शुरू कर दिए जाएंगे। तो यानी कि आप पहले जिस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज जरिए खाना मंगा लेते थे घरों पे, अब आप खाना भी घर पे 15 तारीख के बाद से मंगा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितना कुछ ऑनलाइन शुरू होना था वो शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री को भी एक जो कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया गया है और तय किया गया कि किसानों से 15 तारीख से ही अनाज की खरीद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 55,000 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और करीब उम्मीद की जा रही है कि 55 टन से ज्यादा जो है वो गेहूं की खरीद इस बार सरकार करना है। तो उसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ई टोकन की व्यवस्था की गई है किसानों के लिए ताकि वो ई टोकन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराकर जो पास का उनका क्रय केंद्र है वहां से जाकर खरीदारी कर सकते हैं। तो एक तरह बहुत शुक्रिया विनोद, आपका बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नई जानकारी के लिए हम आपका इंतजार करेंगे।
असीम अरुण साहब जुड़ गए हैं, एडीजी हैं 112 यूपी की जो सबसे एक इंपॉर्टेंट सर्विस है इस वक्त। असीम अरुण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, ऐसा दुश्मन जिसकी कोई जानकारी नहीं है और आपकी पूरी फोर्स मैदान में है, जर्नलिस्ट मैदान में है, डॉक्टर्स मैदान में है, पैरामेडिकल स्टाफ मैदान में है और पूरा प्रशासनिक जो अमला है वो मैदान में, चाहे वो सफाई वाला हो और चाहे पूरे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि किस तरह के हालात का सामना आपकी टीम कर रही है। निश्चित रूप से ये चुनौती है और ऐसी चुनौती जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने कुछ समय पहले ही की थी और बहुत पहले से सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसमें अब अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही प्रणालीगत, एक सिस्टमैटिक तैयारी की गई है और सब लोग मिल के इसको काम कर रहे हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि डॉक्टर भट्ट के साथ मैं मंच या स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो इसमें सरकार की सभी एजेंसीज मिल के काम कर रही हैं और जैसा हम लोग ने अभी तक देखा हमारी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है, बड़ी सुनियोजित रही है। विशेषकर पुलिसकर्मी जो इस पे काम कर रहे हैं और खासकर 112 पे हैं, उनके सामने दो चुनौती हैं। एक तो लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ लागू भी करना है और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा की कि जो बहुत ज़रूरतमंद है, मतलब कोई भूखा ना रह जाए, कोई दवाई के बिना ना रह जाए, तो ऐसे हमारे नागरिक हमें 112 पे कॉल करते हैं और हम उनको जिला प्रशासन के जो कम्युनिटी किचन है उनके माध्यम से मदद करते हैं या दवाई आदि जैसी व्यवस्था है हम लोग फिर पीआरवी भेज के सीधे उनकी मदद करते हैं। भट्ट साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें हैं, देश के लिए भी आपने एक मॉडल तैयार किया है, लेकिन कनिका कपूर की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश चर्चा में आ गया था, बड़े बड़े वीवीआईपी भी सख्ते में आ गए थे। हालात आपको कैसे लग रहे हैं अब? जी, कनिका कपूर जी का जब यहाँ पे सैंपल हमारे यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आया था तो जांच के बाद पॉजिटिव आया और पता लगा कि पिछले 3 दिन से लगातार वो सोशल कार्यक्रम कर रही थी, कल्चरल प्रोग्राम। तो बड़ा एक संकट खड़ा हो गया, लेकिन कई सौ सैंपल हम लोगों ने जांच की और उसमें पाया गया कि किसी का भी संक्रमण पॉजिटिव नहीं था। बाद में 1 हफ्ते बाद पुनः रिपीट किया गया सभी वीआईपीज का और सभी लोगों का। हमारे लिए तो मरीज सब वीआईपी हैं और किसी में संक्रमण नहीं पाया गया, हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात रही। हमारा जो पहला मरीज यहाँ पे डायग्नोस हुआ, आगरा का परिवार जो इटली से आया था, जिसके 5 सदस्यों का पहला सैंपल हमारे यहाँ 3 मार्च को आया और 3 मार्च को आने के बाद 12 बजे रात को सैंपल पहुंचा और सुबह करीब 6 बजे तक रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी और 5 का संक्रमण पॉजिटिव आया था। तब से लगातार हमारा केंद्र 400-500 सैंपल इस समय प्रतिदिन टेस्ट। भट्ट साहब, आपने कहा कि आपके लिए मरीज वीआईपी है। इस वक्त देश की जनता का कहना है कि हमारे लिए भगवान जो है वो डॉक्टर्स हैं और खासतौर पे सरकारी महकमे के डॉक्टर्स, क्योंकि हमने 5 स्टार होटल देखे हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं देखी हैं, एयर एम्बुलेंस भी देखी हैं और हमने शायद बहुत से लोगों ने, हम जैसे लोग हों या और भी लोग हों, जिनको सरकारी अस्पतालों का पता नहीं होगा, क्योंकि वो लोग समझते थे कि आम जनता के लिए अस्पताल हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए अस्पताल हैं या ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है। लेकिन आज पता चला कि असली सिस्टम वही है जो बुरे वक्त में लोगों के काम आ रहा है, बाकी सब भाग खड़े हुए हैं। तो हम सलाम करते हैं आपके लिए, आपकी टीम के लिए और पूरे देश में जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी हैं कि लोगों ने घर बार छोड़कर आशियाना दूसरी जगह बनाया है, गाड़ियों में वो सो रहे हैं या काम कर रहे हैं, बच्चों से दूर हैं। तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, आपको एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी ताकत है? जी नहीं, देखिए, सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास उठता है, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो सरकारी तंत्र ही काम आता है और इस समय मेडिकल प्रोफेशन ने ये दिखा दिया है। कोई वीवीआईपी भी हो, चाहे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। इस समय आवश्यकता है समाज को कि इन सरकारी चिकित्सकों और सभी चिकित्सकों के प्रति, और इसी तरीके से पुलिस की व्यवस्था है, ये भी समाज के हित के लिए क्वारंटाइन करवा रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करा रहे हैं और उनको सहयोग करने के बजाय जो असहयोग की बातें आ रही हैं, ये बहुत ही चिंता की और बहुत ही दुख का विषय है। इसको दूर होना चाहिए और लोगों में जो अत्यधिक डर है, पैनिक है, उसकी वजह से कई बार ये लोग गैर जिम्मेदार कार्य कर रहे हैं। असीम अरुण साहब, एक बहुत विचलित करने वाली तस्वीर जो है वो पंजाब से, पटियाले से आई है। आज जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने एक एएसआई का हाथ काट दिया, पुलिस के हौसले
बुलंद हैं, लेकिन ये तस्वीरें विचलित नहीं करती? निश्चित रूप से मन खराब करने वाली ये तस्वीरें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरे का मनोबल बहुत ऊपर है। और जैसे मैंने कहा, हमारे सामने दो चुनौती है, लॉकडाउन को लागू भी करना है और साथ साथ ज़रूरतमंदों की मदद करना है। लेकिन लॉकडाउन को लागू करते समय हमें पूरी विशेषज्ञता से काम करना है। जैसे कि हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स PRVs हैं, उनमें PA सिस्टम लगा हुआ है। हमने उसमें रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे हैं जिससे कि हमारा जवान थके भी ना और पूरी विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से उसको लागू कर पाए। जो शारीरिक दूरी बना के रखने का आदेश किया गया है वो भी, और साथ साथ जितनी विशेषज्ञता से हम कर पाएँ अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोगों का नाराज होना, उत्तेजित होना भी संभव हो सकता है, पर उसको बहुत शुरुआती लेवल पे ही रोक देना ठीक होगा। पंजाब की घटना से हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं, हमने उन सबक को लिया है और अपने प्रशिक्षण में उसको शामिल किया है।